नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। टेरर फंडिंग और गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए एक्शन में है। एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत देश के 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने मेगा रेड डाली है। मध्य प्रदेश में खरगोन, धार, भिंड, उज्जैन, बुरहानपुर, जबलपुर और मुरैना में भी एनआईए ने सर्चिंग की है। अवैध हथियार बनाने के लिए कुख्यात सिकलीगर गैंग पर एजेंसी का यह सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। रिपोर्ट देखें आप। टेरर फंडिंग, गैंगस्टर सिंडिकेट और अवैध हथियारों के खतरनाक जाल पर एनआईए ने सबसे बड़ी रेड डाली। सुबह सुबह ही देश के कई राज्यों में एनआईए की रेड की खबरें सामने आने लगी, लेकिन इस बार एजेंसी का एक्शन सिर्फ टेरर फंडिंग पर नहीं, बल्कि देश में गैंगस्टर सिंडिकेट और अवैध हथियारों के रैकेट पर भी। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर का बड़ा सिंडिकेट सामने आया था, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये था कि आतंक के दुकानदारों को मध्य प्रदेश से हथियारों की सप्लाई हो रही। पंजाब और यूपी सहित कई अन्य राज्यों की काउंटर इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद एनआईए फुल एक्शन में। एमपी में अवैध हथियार बनाने के लिए सिकलीगर कुख्यात है। अवैध हथियार बनाने और उसकी तस्करी करने के लिए सिकलीगरों का नेक्सस कई जिलों में फैला है। माना जा रहा है कि इसलिए एनआईए ने खरगोन, धार, भिंड, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, जबलपुर, मुरैना सहित कई इलाकों में तलाशी ली है। 3 महीने पहले खरगोन से पंजाब पुलिस ने 80 से ज्यादा हथियारों को जब्त किया था। तब ये बात सामने आई थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी हथियारों की सप्लाई मध्य प्रदेश से हुई। खबर यह है कि खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि हथियारों को बेचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर हथियारों की टेस्टिंग और निशानेबाजी की वीडियो भी एजेंसियों को मिले हैं। सूत्रों के अनुसार अवैध हथियारों के लिए बिटकॉइन के माध्यम से भी फंडिंग हो रही है। उज्जैन के नागदा में एनआईए ने 2 जगहों पर छापा मारा। योगेश भाटी और राजपाल चंद्रावत, ये वो 2 लोग हैं जिनके ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा। बताया जा रहा है कि मोहाली में एक इंटेलिजेंस ऑफिस पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक में योगेश और राजपाल शक के दायरे में है। वहीं एजेंसी ने रतलाम में भी छापेमारी की है। एनआईए को कुछ इनपुट मिले थे, जिसकी तस्दीक के लिए एनआईए की टीम रतलाम पहुंची। दरअसल जयपुर को दहलाने की साजिश में रतलाम के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से ही रतलाम एनआईए की जांच के दायरे में है। मध्य प्रदेश पर एनआईए की खास नजर है। पीएफआई की टेरर फंडिंग और दूसरी आतंकी गतिविधियों के अलावा गैंगस्टर सिंडिकेट और अवैध हथियारों का रैकेट से भी सूबे का नाम जुड़ता जा रहा है। ऐसे में एनआईए इस पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। एनआईए इसके पहले भी रतलाम आ चुकी है और ये एनआईए में रतलाम का दूसरी बार यहाँ पे छापा पड़ा है। और अब देखना ये है कि जांच के बाद आखिर रतलाम से एनआईए और इस पूरे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया तो उसके तार किस तरह से जुड़े हुए हैं। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। एनआईए की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जानेंगे। 3 जगहों से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल से जितेंद्र, उज्जैन से अजय पटवा और रतलाम से सुधीर जैन। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर एनआईए ने दबिश दी है और कई जगहों पर तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। उस मामले में भी एनआईए पूछताछ कर रही है। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें सुमित तो एनआईए की टीम जो लगातार सर्चिंग कर जा चुकी है उसमें ये जो है योगेश भाटी, ये प्रमुख जो युवक है, इससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इस पर कई राज्यों में हत्या का भी मामले इस पर चल रहे हैं। इसने दिल्ली सहित कई ऐसे राज्यों में पैसा लेकर मर्डर करने की जो है घटना को भी अंजाम दिया है। साथ ही इसका जो दूसरा साथी है चंद्राकर, उससे भी पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार सोशल मीडिया के जरिए इनके कितने स्लीपर सेल और नेटवर्क मध्य प्रदेश में फैल चुके थे। इसके अलावा कितना ज्यादा हथियारों की सप्लाई ये लोग कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए इनको पेमेंट मिलता था। बिटकॉइन के जरिए ये लोग पेमेंट लेते थे। टेरर फंडिंग और विदेश से फंडिंग होती थी। अगर बात करें तो हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश में कई ऐसी गतिविधियां नजर आई है, चाहे वो पीएफआई का मामला हो चाहे फिर ये वाला मामला हो। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब एनआईए कहीं अपनी पैठ बना चुकी है और ऐसी जगह दफ्तर भी है उनके जहां पर इस तरह की खुफिया एजेंसी काम कर इन्हें रातों रात गिरफ्तार कर लेती, मगर अभी बड़े खुलासा होना बाकी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के भी ताल्लुक यहाँ से जुड़े हुए हैं और कई बड़े खुलासे होने अभी इसमें बाकी हैं। बिल्कुल, उज्जैन में भी 2 ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी थी। उज्जैन से अजय पटवा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, उज्जैन में 2 ठिकानों पर एनआईए की अलग अलग टीम पहुंची थी और 2 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया। लगातार पूछताछ की, कई घंटों तक मोबाइल जब्त कर लिए।
मोबाइल ने क्या राज उगले हैं अभी, इसके बारे में कुछ पता चल पाया क्या? जी देखिए, एनआईए की टीम द्वारा जो है उज्जैन में जो सुबह से ही कार्रवाई की गई थी और नागदा तहसील में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। योगेश भाटी और राजपाल चंद्राबाद जी दोनों के यहाँ पे ठिकानों पर जो है एनआईए की टीम ने कार्रवाई की थी। नागदा पुलिस की इसमें भी भूमिका रही है क्योंकि उन्होंने सहयोग किया है। साथ ही जो है इनसे कई घंटों की पूछताछ की गई है क्योंकि इंटेलिजेंट के इसमें जो रॉकेट लॉन्चर वाला मामला हो या फिर सिद्धू मूसे वाला मामला हो, तो इनको लेकर जो है एनआईए को इनपुट मिले थे और जिसको लेकर यहाँ पर जो है एनआईए की टीम द्वारा जो है सुबह से कार्रवाई की गई और इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई है। साथ ही जो है इनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं जो एनआईए अपने साथ ले गई है। फिलहाल इन दोनों को छोड़ दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एनआईए की ये पहली कार्रवाई नहीं है। एनआईए ने इसके पहले भी उज्जैन में कई कार्रवाई की है, चाहे वो सीमे से जुड़ा मामला हो, चाहे वो पीएफआई से जुड़ा मामला हो। एनआईए लगातार उज्जैन में कार्रवाई करती रही आई है और कहीं पे भी कोई भी घटना घटती है या भारत में किसी भी कोने में बम धमाके होते हैं या कुछ भी होते हैं तो उज्जैन से एनआईए द्वारा जो है कार्रवाई की जाती है। सीमी के कई जो स्लीपर सेल होते हैं वो उनको उठाया जाता है या पीएफआई के जो सदस्य हैं उनको उठाया जाता है। तो ये एनआईए की कार्रवाई जो है लगातार चलती आई है और आज जो है ये सिद्धू मूसेवाला केस में जो गैंगस्टर है उनसे जुड़े हुए तार भी इन लोगों दोनों से मिले हैं। तो साथ ही जो है इन दोनों पर भी जो है एनआईए ने सख्ती से पूछताछ करी है और इनके जो है मोबाइल फ़ोन जब्त करे हैं ताकि उनसे पता चल पाएगा कि इन लोगों के किन किन लोगों से तार जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में और कौन लोग इनसे जुड़ा हुआ है। साथ ही जो है इनके मोबाइल में ऐसे क्या डाटा हैं जो एनआईए इनसे जब्त कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है एनआईए ने इनके जो मोबाइल फ़ोन है वो जब्त किए हैं। जी बिल्कुल, रतलाम में भी कार्रवाई हुई है। रतलाम में क्या कुछ अपडेट है वो हम जान लेते हैं। सुधीर जैन वहां पर मौजूद है। सुधीर, पीएफआई के मसले पर भी रतलाम में कार्रवाई हुई थी, कई लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया था पूछताछ के लिए और अभी एनआईए की टीम रतलाम में भी कार्रवाई की है। क्या कुछ अपडेट है रतलाम में हुई कार्रवाई को लेकर? देखिए, जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक एनआईए की टीम न किसी को उठाती है और ना ही किसी से पूछताछ करती है। आज सुबह एनआईए की टीम पहुंची है रतलाम के हतनारा गांव में। वहां से एक शख्स है, उसे यहां पे राउंड अप किया है और रतलाम के आरआई कार्यालय में लाके उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। चूंकि ये वही शख्स है जिसे कुछ दिन पहले रतलाम कलेक्टर ने जो है इसे जिला बदर किया था, उसके बावजूद वह जिले की सीमाओं में था और उसके बाद उसे सुबह जो है एनआईए ने उठाया है। क्योंकि अब देखना यह है कि किस तरह से यह शख्स जो है इंटरनेशनल गैंग के संपर्क में आया। क्या टेरर फंडिंग का मामला है या आर्म्स डीलिंग का मामला है, आर्म्स सप्लाई का मामला है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। क्योंकि इस शख्स के पास कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने यह भी जानकारी दी है कि उसे चमचमाती हुई एक पिस्टल के साथ में लोगों ने देखा था। तो कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हैं आर्म्स डीलिंग का यह मामला कहीं ना कहीं लगता है। क्योंकि रतलाम जो शहर है वहाँ इसके पहले भी बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में अवैध हथियारों की खेप पकड़ाई है। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा एंगल है वो आर्म्स सप्लाई की ओर नजर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। तो खबर यही है कि शाम तक इस पूरे मामले में कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। तो अभी सिर्फ एक ही शख्स की यहां से जो है उससे पूछताछ की जा रही है, खबर यही है। और अब इसकी जांच में जो पूछताछ में किस तरह का खुलासा होगा ये बात अब देखने लायक होगी। ठीक है, पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका, जतेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद और अजय आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने एआईसीसी में मध्य प्रदेश के डेलीगेट्स की लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन इसे लेकर राजनीति तेज होने लगी है। दरअसल एमपी के 99 नेताओं को एआईसीसी का सदस्य बनाया गया है। इसमें दिग्गज नेताओं को तरजीह दी गई है, लेकिन एमपी से चुने गए एआईसीसी डेलीगेट्स में 3 पिता पुत्रों के नाम भी हैं। अब इसे लेकर बीजेपी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा। रिपोर्ट देखें। रायपुर में 24 फरवरी से होने वाले कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले एआईसीसी के डेलीगेट्स की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से भी एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में दिग्गज नेताओं को तरजीह मिली है, साथ ही पूर्व मंत्रियों और विधायकों को भी जगह मिली है। लेकिन एआईसीसी डेलीगेट्स की ये लिस्ट जारी होते ही सियासत भी होने लगी है। विपक्ष की बात तो छोड़िए, पार्टी में भी अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने हीरा लाल अलावा को डेलीगेट्स की लिस्ट में शामिल नहीं करने पर सवाल उठाया। लक्ष्मण सिंह ने हीरा लाल अलावा को आदिवासी नेता बताते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। उन्होंने सुझाव दिया है कि उनकी जगह हीरा लाल अलावा को डेलीगेट बनाया जाए। लेकिन इस लिस्ट पर सबसे बड़ा सियासी हमला परिवारवाद को लेकर हो रहा है। दरअसल इस लिस्ट में 3 पिता पुत्रों को भी जगह मिली है, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। सीएम ने जहां कांग्रेस को खानदानी पार्टी बताया, वहीं नरोत्तम मिश्रा ने डेलीगेट्स की लिस्ट को फैमिली गेट लिस्ट बताया है। खानदानी पार्टी है। खानदानी मतलब एक खानदान की कहीं माँ बेटा बहन भाई बहन की पार्टी, पिता पुत्र की पार्टी। दूसरों की जरूरत ही क्या है? कार्यकर्ता दरी बिछाए और हम राज करेंगे। डेलीगेट की सूची देखी कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली गेट हो। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जबरदस्त सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया जी, विक्रांत भूरिया जी। इनको कांग्रेस से ज़्यादा परिवारों की चिंता है कि परिवार के उत्तराधिकारी कैसे आगे बढ़ जाए। हमारे आदरणीय सचिन यादव जी तो इसलिए रह गए कि उनके भाई आदरणीय अरुण यादव जी ने भावी मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। इसके कारण से ये फैमिली गेट में बच गए। डेलीगेट लिस्ट पर सियासी हमलों में घिरी कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस का कहना है कि ये परिवारवाद नहीं है। अगर परिवार में 4 लोग सक्षम हैं तो उन्हें जगह देने में हर्ज ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की संगठन में क्या उनके परिवार के लोग नहीं है? पिता पुत्र नहीं है? राजनाथ सिंह का लड़का नहीं है? कैलाश सारंग का लड़का नहीं है? जयंत मलैया का लड़का नहीं है? कैलाश विजयवर्गीय का लड़का नहीं है? अब तो नवनवेले शिवराज सिंह चौहान का लड़का नहीं है? ये सारी की सारी बात परिवारवाद क्या होता है? जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में अगर उसने अपनी मेहनत की है और अपना स्थान बनाया है। डेलीगेट्स की लिस्ट में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के साथ साथ उनके पुत्रों को जगह दी गई है। इसे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि एक ही परिवार से 2 डेलीगेट्स के बजाय दूसरे कर्मठ नेताओं को भी जगह दी जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां स्कूल बस पलटी है। निजी स्कूल की बस पलट गई। मांडेर की माता इलाके में घटना हुई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। बस में करीब 35 बच्चे सवार थे। बीच सड़क पर महिलाओं के आ जाने से बस बेकाबू हो गई और पलट गई। 2 बच्चे घायल हुए हैं। एक राहगीर महिला भी घायल हुई है इस हादसे में। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? ग्वालियर के मांडरे की माता इलाके की घटना है। यहाँ निजी स्कूल की जो बस है वो बच्चों को लेकर आ रही है। इस छोटी बस में करीब 35 बच्चे सवार थे और जब ये मांडरे की माता मंदिर के सामने से पहाड़ी से नीचे की ओर उतर रही थी, उसी दौरान अचानक कुछ महिलाएं सड़क पर आ गई और यही वजह है कि इन महिलाओं को बचाने के चक्कर में जो ड्राइवर है उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसके बाद महिलाओं को बचाने के चक्कर में ही बताया जा रहा है कि ये बस बीच सड़क पर भी पलट गई और इस बस के पलटने से जो बस में सवार 2 बच्चे थे उनको मामूली चोटें आई है। लेकिन इसी बस की चपेट में एक राहगीर महिला जो है वो आ गई है और गर्भवती महिला थी, जो राहगीर महिला थी, उसको गंभीर चोटें बताई गई है और यही वजह कि उस राहगीर महिला को घायल हालत में पहले निजी अस्पताल में ले जाया गया था। वहां से अब ग्वालियर के जय रोगी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। यहाँ महिला का इलाज किया जा रहा है। चूंकि ये महिला गर्भवती भी है तो डॉक्टर इसकी जो है ड्यूटी और इलाज पर निगरानी कर रहे हैं। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बस को हटाने का काम किया जा रहा है। सभी बच्चे सुरक्षित है। 2 बच्चे इसमें घायल है, लेकिन जो गर्भवती महिला है राहगीर, उसकी हालत जो है थोड़ी गंभीर बनी हुई है। जय रोगी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल सुशील, गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। बहुत शुक्रिया सुशील आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
श्योपुर से बड़ी खबर, अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने दुकानदार को पीट दिया, लाठी और झाड़ू से दुकानदार की पिटाई कर दी। शहर के बड़ौदा रोड इलाके का ये मामला है, विवाद का वीडियो सामने आया। श्योपुर से खबर, जहां अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हो गया। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने दुकानदार को पीट दिया है, लाठी और झाड़ू से दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। शहर के बड़ौदा रोड इलाके का मामला और मारपीट का वीडियो सामने आया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। श्योपुर संवाददाता दीपक तंदूतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। दीपक, क्या कुछ जानकारी, आखिर विवाद क्यों हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है तो यहाँ पर प्रशासन नगर पालिका की टीम अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान एक युवक के द्वारा बाइक हटाने की बात पर कुछ विरोध किया गया, कुछ अतिक्रमण को लेकर के भी वो सामने आया है। तो इसी दौरान सफाई कर्मियों ने आपा खो दिया, उन्होंने झाड़ू लाठी डंडों से उसकी मारपीट कर दी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मौके पर अधिकारी भी थी, पुलिस भी मौजूद थी। और कानून व्यवस्था की बात करें तो पुलिस अगर इस व्यक्ति के द्वारा कोई गलत व्यवहार किया जाता तो पुलिस उसको अरेस्ट करके कोतवाली ले जाती, उस पर कार्रवाई करती। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उसकी मारपीट की गई है, शरेआम उसको धुना गया है, ये गलत है और इस मामले में अब एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब देखने की बात है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन जिस तरह से पिटाई की है वो पूरी तरह से गलत है। सुमित, ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरी तरीके से मारा गया है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने दुकानदार को लाठी और झाड़ू से जमकर पिटाई कर दी दुकानदार की। शहर के बड़ौदा रोड के पास का ये मामला है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची हुई थी और अतिक्रमण हटाने के दौरान ही विवाद हो गया। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने एक दुकानदार को जमकर पीट दिया, लाठी डंडों से और झाड़ू से। श्योपुर से ही खबर, जहां रेत माफिया ने वन अमले पर हमला कर दिया। वन अमले पर जमकर बरसाए हैं लाठी डंडे और पत्थर। रेत माफिया पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी। ट्रैक्टर ट्रॉली भी छीन ले गए आरोपी। जो जब्त किए गए थे ट्रैक्टर ट्रॉली, वो भी आरोपी छीन ले गए। जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत पर आरोप है, अन्य साथियों के साथ मिलकर हमला किया है। उन्होंने ढोंडर थाना इलाके के सेमलदा गांव के पास का मामला, घटना का वीडियो सामने आया। तो रेत माफिया ने वन अमले पर हमला कर दिया। वन अमले पर जमकर लाठी डंडे पत्थर बरसाए हैं। रेत माफिया पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली भी छीनकर आरोपी ले गए। जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत पर आरोप है, अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने का। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। श्योपुर संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। दीपक, ये घटना बताती है कि रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद, बेखौफ है कानून से, पुलिस से। बिल्कुल, जिस तरह से रेत माफियाओं की हौसलों की जहां तक बात करें तो जिला मुख्यालय से लेकर के ग्रामीण इलाकों में रेत के ट्रैक्टर, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली खुलेआम आवाजाही करते हुए देखे जाते हैं। शहर में फर्राटे भरकर के रेत माफिया खुलेआम घूम रहे हैं और उनके वाहन चल रहे हैं, जबकि जिले में रेत की एक भी वैध खदान नहीं है। और पुलिस से लेकर के प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की अच्छी से जानकारी है। कई बार वन विभाग टीम पर, पुलिस टीमों पर ये रेत माफिया हमला करते रहे हैं और आज भी यही मामला ढोडर थाना इलाके के सेमलदा गांव के पास देखा गया है। यहाँ पर भी वन विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जैसे ही पकड़ा तो वहां पर एक नेता के संरक्षण में कुछ दबंग लोग वहां पहुंचे और उन्होंने वन कर्मियों से पहले ट्रैक्टर को छीनने का प्रयास किया। जब वो लोग अपनी कार्रवाई पर अड़े रहे तो उन्होंने पहले मारपीट की, लात घूसों से, लाठी डंडों से, और उनके जो मोबाइल से कई सारे वीडियो भी डिलीट कर दिए। और एक तरह से दबंगों का जो हौसला है रेत माफियाओं को, जहां तक हम बात करें तो बहुत बड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिला हुआ है, इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार ये हमले कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा एक्शन इन पर होता तो इस तरह के उनके हौसले बुलंद नहीं होते। सुमित। दीपक, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
जशपुर से बड़ी खबर, जहां घर वापसी कार्यक्रम का पंडाल उड़ गया। तेज हवा में कार्यक्रम का पंडाल उड़ गया है। टेंट के नीचे कई लोग घायल हो गए। टेंट के नीचे बैठे कई लोग घायल हुए हैं। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी होनी थी। पत्थलगांव के चिकनी पानी का मामला। जशपुर से खबर, जहां घर वापसी कार्यक्रम का पंडाल उड़ गया। तेज हवा में कार्यक्रम का पंडाल उड़ गया है। टेंट के नीचे बैठे कई लोग घायल हो गए हैं। पंडाल के गिर जाने से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। रायपुर से बड़ी खबर, कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे प्रदेश के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कल छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं विश्वभूषण हरिचंदन। 23 फरवरी को शपथ लेंगे राज्यपाल पद की। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाएंगे। इससे पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे हरिचंदन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की घोषणा सोमवार को की गई। अवार्ड शो में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है और अनुपम खेर को दी कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई फिल्म के लिए साल के सबसे वर्सेटाइल एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। अनुपम खेर ने ट्वीट कर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स को शुक्रिया अदा किया है। साथ ही अनुपम खेर ने इस अवार्ड को दर्शकों को समर्पित भी किया और लिखा है कि और ज्यादा सपने देखूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा। मुझे गर्व है कि दी कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का ऐलान हुआ, जिसमें कश्मीर फाइल्स ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। अनुपम खेर की बात करें तो बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड उनको दिया गया और अनुपम खेर ने इसको लेकर काफ़ी खुशी जाहिर की है और कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर की और खुद को वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिलने पर कहा है कि और ज़्यादा सपने देखूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा। मुझे गर्व है कि दी कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अवार्ड मिलने के बाद अनुपम खेर ने ये कहा। अनुपम खेर को द कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई फिल्म के लिए साल के सबसे वर्सेटाइल एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।